प्रिय मित्रों, आज हम आपके सामने एक ऐसी अद्भुत और ऐतिहासिक पुस्तक लेकर आए हैं जिसके छपने से पहले ही अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी। एक ऐसी किताब जिसे अंग्रेजी हुकूमत इतनी खतरनाक मानती थी कि उन्होंने इसकी छपाई रोकने के लिए प्रिंटिंग प्रेस पर ही छापा मार दिया और जो कुछ प्रतियां छप चुकी थीं उन्हें एक एक भारतीय के घर जाकर जब्त किया गया और आग के हवाले कर दिया गया। जी हां, इस किताब का नाम है भारत में अंग्रेजी राज। वो किताब जो सच बोलने के अपराध में जलाई गई। जब मामला अदालत में पहुंचा तो सरकारी वकील ने खुलकर कहा, इस किताब में लिखा हर शब्द सच है और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये किताब जनता में क्रांति की आग भड़का सकती है। भारत में अंग्रेजी राज सिर्फ एक किताब नहीं, ये हमारी गुलामी, हमारे संघर्ष और हमारे सपनों की गवाही है। इसमें दर्ज है कैसे अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटा, कैसे हमारे वीर योद्धा धोखे और चालबाजी का शिकार होकर एक एक कर हारते गए। 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल से 72,71,666 चांदी के सिक्के 700 संदूकों में भरकर इंग्लैंड भेजे। कल्पना कीजिए, इतना धन, वो भी सिर्फ एक बार में। तो सोचिए 200 साल में उन्होंने कितना लूटा होगा। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है ताकतवर होते हुए भी भारत अंग्रेजों का गुलाम कैसे बना? इतने कम दुश्मन, ज्यादा संसाधन, फिर भी हार। चलिए चलते हैं उस दौर में जहां छल कपट और विश्वासघात ने एक पूरे देश की किस्मत बदल दी। यह सिर्फ घटनाओं की कहानी नहीं, यह उस समय के मनोविज्ञान की परतें खोलती है। राजाओं का अहंकार, अपने ही लोगों का विश्वासघात और कुछ सिक्कों के लिए देश से गद्दारी, कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत, सद्गुण ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे स्कूलों में जो इतिहास पढ़ाया गया वो कितना तोड़ा मरोड़ा गया, तो ये किताब आपके लिए सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जिसमें आप भारत के असली चेहरे को देखेंगे। मित्रों, हम इस दुर्लभ और ऐतिहासिक पुस्तक को ऑडियो बुक के रूप में आपके कानों और दिल तक ला रहे हैं। भारत में अंग्रेजी राज 3 भागों में लिखी गई थी। पहले 2 भाग आजादी से पहले प्रकाशित हुए, लेकिन तीसरा भाग आजाद भारत में आने के बावजूद भी बाजार में उपलब्ध नहीं है। आज भी इसके पहले 2 भाग बाजार में आसानी से नहीं मिलते। सौभाग्य से पहला और दूसरा भाग हमारे पास है, जो हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन तीसरा भाग हमारे पास भी उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास है तो इसे देश के नाम कर दीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सच्चा इतिहास सुन सकें, समझ सकें और उससे सीख सकें। इस प्रयास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सुनें, सोचें और साझा करें, क्योंकि जब तक सच्चा इतिहास सबके सामने नहीं आएगा, हम सही भविष्य नहीं बना पाएंगे। आइए अब सुनते हैं इस पुस्तक को लेखक की जुबानी। भूमिका। लेखक बताते हैं कि 21 वर्ष की आयु में भारत की स्वाधीनता के प्रयत्नों में हिस्सा लेने के समय से ही मेरा ध्यान देश की सांप्रदायिक समस्या की ओर गया। उन दिनों कोलकाता भारत की राजधानी थी। राष्ट्रीयता की भावना और स्वाधीनता के प्रयत्नों में भी देश के अन्य प्रांतों से बंगाल आगे बढ़ा हुआ था। बंगाल का प्रभाव सारे देश पर पड़ता था। इसलिए राष्ट्रीय भावना को कम करने और स्वाधीनता के प्रयत्न को निष्फल करने के लिए अंग्रेज शासकों ने 3 मुख्य उपाय सोचे। सबसे पहला उपाय बंगाल के 2 टुकड़े कर देना था। एक पश्चिमी बंगाल, जिसमें अधिकांश आबादी हिंदुओं की थी, और दूसरा पूर्वी बंगाल, जिसमें अधिकांश आबादी मुसलमानों की थी। इस तरह संयुक्त बंगाल को हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल में बांट दिया गया। दूसरा उपाय यह किया गया कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर देने के लिए कुछ पढ़े लिखे मुसलमानों
और कुछ पढ़े लिखे हिंदुओं को अपनी ओर मिलाकर सन 1906 से 1907 में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा को जन्म दिया गया। तीसरा उपाय बंगाल और खासकर कोलकाता के प्रभाव को तोड़ने के लिए भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर सन 1912 में दिल्ली लाना था। इन तीनों उपायों का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि देश में सांप्रदायिक झगड़े बढ़े और आजादी की कोशिशें कमजोर पड़ गईं। कुछ दिनों बाद सन 1919 में महात्मा गांधी के अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन ने जोर पकड़ा। सांप्रदायिक मेल मिलाप और हिंदू मुस्लिम एकता के जो जगमगाते दृश्य उन दिनों देश भर में जगह जगह दिखाई देने लगे थे, उन्होंने अंग्रेज शासकों को फिर घबरा दिया। सन 1920 से 1921 में स्वाधीनता संग्राम का वेग बढ़ता चला गया, यहां तक कि कोलकाता के एक एंग्लो इंडियन जलसे में तत्कालीन अंग्रेज वायसराय ने गांधी जी के आंदोलन की चर्चा करते हुए कहा, His program came within an inch of success. I stood puzzled and perplexed. अर्थात गांधी जी के कार्यक्रम की सफलता में 1 इंच भर कसर रह गई थी। मैं हैरान और परेशान खड़ा था। स्वाधीनता संग्राम के उस गढ़ को तोड़ने के लिए पहले 1922 के शुरू में महात्मा गांधी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया और फिर 15 वर्ष पहले के प्रयोग को दोहराते हुए हिंदू संगठन और मुस्लिम तंजीम की बुनियादें डाली गईं, जिनसे देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। सन 1924 के शुरू में महात्मा गांधी को रिहा कर देना पड़ा। महात्मा गांधी के बाहर रहते हुए दिल्ली में एक भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। गांधी जी की आज्ञा से मैं अपने परम मित्र महात्मा भगवान दीन जी के साथ दंगे के कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली आया। 5-7 दिन के अंदर ही स्वयं महात्मा गांधी भी दिल्ली पहुंच गए। इतने में कोहाट तथा मुल्तान से और अधिक भयंकर सांप्रदायिक दंगों की खबरें आईं। आपसी मारकाट की उस आग को ठंडा करने के लिए महात्मा गांधी ने 21 दिन का लंबा उपवास शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से सारे देश का ध्यान सांप्रदायिक दंगों की तरफ खींचा और उन्हें खत्म करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचे जाने लगे। यह एक बात सबके सामने स्पष्ट थी कि इन झगड़ों की जड़ में मुख्य चीज अंग्रेज शासकों की डिवाइड एंड रूल अर्थात फूट डालो और शासन करो की नीति थी। सन 1907 के लगभग पंजाब से इसी विषय पर एक छोटी सी पुस्तक उर्दू में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था बंदर बांट। इसमें अंग्रेजी शासकों के ही शब्द स्पष्ट रूप से उद्धृत किए गए थे कि भारत में ब्रिटिश शासन की नीति फूट डालो और शासन करो ही होनी चाहिए। दूसरी ओर अनेक पुस्तकें देश भर में फैलाई जा रही थीं, जिनमें ऐतिहासिक घटनाओं और दोनों धर्मों के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़कर दोनों धर्मों के लोगों के दिलों में एक दूसरे से नफरत पैदा करने की कोशिशें की गई थीं। स्वाधीनता आंदोलन की उन्नति के रास्ते में यही सबसे बड़ी रुकावट थी। निश्चय। सन 1925 के अंत में मैंने निश्चय किया था कि कुछ दिनों तक तटस्थ बैठकर देश की इस प्रधान समस्या की जड़ों, अंग्रेजी शासन के साथ उसके संबंध और उसके इलाज पर अध्ययन और मनन करूं। इस सिलसिले में मुझे भारतीय ब्रिटिश शासन के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ मेजर बामनदास बसु से मिलने का सौभाग्य मिला। मेजर बसु ने अपनी निम्नांकित पुस्तकें मुझे पढ़ने को दी। पहली पुस्तक थी राइज ऑफ द क्रिश्चियन पावर इन इंडिया, जो कि 5 संस्करणों में थी। दूसरी पुस्तक का नाम था कंसोलिडेशन ऑफ द क्रिश्चियन पावर इन इंडिया। तीसरी पुस्तक थी रूइन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज और चौथी पुस्तक थी एजुकेशन इन इंडिया अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। इन विद्वत्तापूर्ण पुस्तकों में मुझे बहुत सी ऐसी सामग्री मिली जो इतिहास की साधारण पुस्तकों में नहीं मिलती और जिसका ज्ञान अपनी अनेक राष्ट्रीय भूलों और त्रुटियों को दूर करने में हमारे लिए हितकर हो सकता है। इन पुस्तकों को पढ़कर देश के अंदर अंग्रेजों की शासन नीति
और देश की सांप्रदायिक समस्या के साथ उसके संबंध का चित्र संजीव होकर मेरी आंखों के सामने खिंच गया। मैंने तय किया था कि इन पुस्तकों से लाभ उठाते हुए मैं भारत में अंग्रेजी राज का ठीक ठीक इतिहास लिखकर अपने देशवासियों के सामने रख दूं। मैं मेजर बामन दास बसु का आभारी हूं कि उन्होंने न केवल मुझे इसकी इजाजत दी, बल्कि जैसे जैसे मेरी अपनी पुस्तक तैयार होती गई वह उसको बराबर सुनते रहे और जगह जगह अपनी अमूल्य सलाहों से मुझे सहायता देते रहे। पुस्तक की तैयारी। पुस्तक के लिखने में मुझे 3 साल से ऊपर लग गए। अन्य अनेक प्रमाणित ऐतिहासिक पुस्तकों और दस्तावेजों को भी मुझे पढ़ना पड़ा और उनसे सामग्री लेनी पड़ी। उदाहरण के लिए मीर कासिम, वॉरेन हेस्टिंग्स, हैदर अली, टीपू सुल्तान, सिंध पर अंग्रेजों का कब्जा और सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम संबंधी 7 अध्याय। इन सब की अधिकांश बल्कि लगभग समस्त सामग्री मेजर बसु की पुस्तकों से बाहर की है। शेष अध्यायों में भी स्थान स्थान पर अन्य पुस्तकों, लेखों आदि से सहायता ली गई है। पुस्तक की लंबी प्रस्तावना, जिसे मैंने पुस्तक प्रवेश नाम दिया है, मेरी अपनी है। इस प्रस्तावना में मैंने आवश्यक समझा कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले से बाहरी हमलों की और अंग्रेजों के आने के समय की भारत की ठीक ठीक स्थिति को पाठकों के सामने रख दिया जाए, जिससे उन्हें अपने देश के ऊपर अंग्रेजी राज्य के हितकर अथवा अहितकर प्रभाव को पूरी तरह से समझने में आसानी हो। प्रस्तावना के भाग 4, 5, 7 और 8 की लगभग संपूर्ण सामग्री डॉक्टर ताराचंद के निबंध द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन कल्चर से ली गई है। मैं डॉक्टर ताराचंद का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपने अमूल्य और अत्यंत शिक्षाप्रद निबंध के इस तरह उपयोग करने की इजाजत दी थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान के संबंध की जो नई और दुर्लभ सामग्री मुझे मैसूर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्रीयुत B.M. श्रीकंठैया से और मैसूर पुरातत्व विभाग के विद्वान डायरेक्टर डॉक्टर R. श्यामा शास्त्री से प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं इन दोनों सज्जनों का आभारी हूं। इस पुस्तक के अंदर मैंने नगरों आदि के नाम यथासंभव स्थानीय उच्चारण के अनुसार देने का यत्न किया है। मैं डॉक्टर मेघनाथ बंदोपाध्याय का भी मशकूर हूं कि उन्होंने अपने विस्तृत भौगोलिक ज्ञान से मुझे इस काम में बड़ी मदद दी। पुस्तक लिखने में मुझे सबसे अधिक सहयोग इस समय के इलाहाबाद कॉरपोरेशन के मेयर, मेरे पुराने साथी पंडित विश्वंभर नाथ पांडे से मिला। मुझे कभी हाथ से लिखने की आदत नहीं रही, अधिकतर बोलकर लिखवाने की आदत रही है। इस पुस्तक की सारी पांडुलिपि शुरू से आखिर तक पंडित विश्वंभर नाथ जी के हाथों से ही लिखी गई है। वह मेरे बोलने पर केवल लिखते ही नहीं थे, बल्कि जटिल प्रश्नों पर बहस करने, उन्हें हल करने, जगह जगह से सामग्री जुटाने, चित्रों के चुनाव, नए संस्करण के लिए पुस्तक को दोहराने, पहली और दूसरी पुस्तक की क्या, कहाँ, अनुक्रमणिका तैयार करने आदि कामों में उन्होंने मुझे सदा अमूल्य सहायता दी है। इस दृष्टि से उन्हें पुस्तक का सहरचयिता कहना मुझे अनुचित प्रतीत नहीं होता। इस अवसर पर मैं अपने जीवन भर के सुहृदय और बड़े भाई, पुराने क्रांतिकारी इलाहाबाद के स्वर्गीय बाबू नित्यानंद चटर्जी को भी नहीं भूल सकता, जिनके घर में बैठकर इस गृहविहीन बटोही ने पुस्तक लिखी। जो आराम, स्नेह और शांति मुझे उनके घर में मिली, उसके बिना इस काम का पूरा होना असंभव था। मैंने यह पुस्तक केवल इसी उद्देश्य और आशा से लिखी थी कि मेरा यह नम्र प्रयत्न मेरे देशवासियों द्वारा अपने देश की शोचनीय स्थिति पर और उस स्थिति के वास्तविक इलाज पर गंभीरता के साथ विचार करने में सहायक हो सके। मुझे हर्ष है कि मेरी वह आशा एक बड़े दर्जे तक पूरी हुई। पहला संस्करण और जब्ती। पुस्तक का पहला संस्करण 2000 प्रतियों का 18 मार्च 1929 को प्रकाशित हुआ।
पुस्तक के लिखे जाने के दिनों में ही अंग्रेज शासकों के बीच इतनी खलबली मच गई थी कि इतनी बड़ी पुस्तक के प्रकाशन से पहले ही उसकी जब्ती का फैसला हो चुका था। 22 मार्च 1929 को अंग्रेज सरकार की ओर से जब्ती की आज्ञा लेकर पुलिस प्रशासक के दफ्तर में पहुंच गई। इस बीच 3 दिन के अंदर किसी तरह 1700 किताबें एक बार में ग्राहकों के पास पहुंचाई जा चुकी थीं। बाकी करीब 300 किताबें सरकार ने रेल या डाकखाने में जब्त कर लीं। इन 1700 किताबों के लिए भी ग्राहकों का पता लगाकर हिंदुस्तान भर में सैकड़ों जगह तलाशियां ली गईं, जिनमें से अनेक पुस्तकें पुलिस के हाथ लग गईं। इस जब्ती और इनकी तलाशियों के खिलाफ देश भर के लगभग सभी समाचार पत्रों और प्रमुख नेताओं ने अपनी आवाज उठाई। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इस जब्ती को दिन दहाड़े डाका बताया और देशवासियों को खुली सलाह दी कि वे तलाशी के अपमान को सह लें, किंतु अपने पास की पुस्तक अपने हाथों से पुलिस को उठाकर न दें और जहां तक हो सके अपनी चीज बचा लें। स्वर्गीय सेठ जमनालाल बजाज जैसे नेताओं ने और अनेक प्रांतों के भीतर अनगिनत देशभक्तों ने ऐसा ही किया। यदि यह न किया गया होता तो इतनी पुस्तकों का बच पाना असंभव था। पुस्तक और महात्मा गांधी। इस जब्ती के होते हुए महात्मा गांधी ने मुझे आज्ञा दी कि मैं पुस्तक का एक सेट कहीं से उन्हें लाकर दूं। मैंने वैसा ही किया। महात्मा गांधी जी ने वह सेट शुरू से अंत तक पढ़ने के लिए महादेव भाई को सुपुर्द कर दिया। महादेव भाई ने वह पूर्ण रूपेण पढ़ा और गांधी जी को सब विस्तार से बताया। महादेव भाई की राय मिलने पर गांधी जी ने भी पुस्तक को पढ़ा। इसके बाद यंग इंडिया में उन्होंने इस पुस्तक पर कई संपादकीय लेख लिखे। उन लेखों में गांधी जी ने इस पुस्तक की तारीफ की, इसे अहिंसा के प्रचार और प्रसार का एक प्रशंसनीय प्रयत्न बताया और लोगों को यह सलाह दी कि जब भी ब्रिटिश सरकार के कानून को तोड़कर सत्याग्रह करने का अवसर आए, इस पुस्तक के महत्वपूर्ण अंशों को नकल करके या छापकर और खुले तौर पर वितरण करके लोग जेल जा सकते हैं। चुनांचे इसके बाद के सत्याग्रह के दिनों में कई प्रांतों में, विशेषकर मध्य प्रांत में, अनेक लोग इसी पुस्तक पर सत्याग्रह करके जेल गए। महात्मा गांधी ने मुझे आज्ञा दी कि मैं अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक का लगभग 500 पृष्ठों का संस्करण तैयार कर दूं, ताकि गांधी जी उसे छपवाकर प्रकाशक की जगह अपना नाम देकर निकालें। इस संस्करण को तैयार करने के लिए प्रसिद्ध लेखक और देश सेवक श्रीयुत बरजोर जी फरामजी भरूचा को मेरे साथ बिठाया गया। कुछ दिन तक हम दोनों साथ साथ ये काम करते रहे, किंतु उसके बाद श्रीयुत भरूचा की माता के देहांत और राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की गतिविधियों के कारण यह काम बीच में ही रुक गया और फिर दोबारा आरंभ न हो सका। उन दिनों गांधी जी ने पूरे विश्वास के साथ मुझे कई बार यह कहा था, यह जब्ती ठहर नहीं सकती और यह पुस्तक अवश्य फिर से प्रकाशित होगी। दूसरा संस्करण। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने कई प्रांतों के अंदर मंत्री पद स्वीकार किया। 10 अगस्त 1937 को मैंने सरकार को संयुक्त प्रांत की जब्ती की आज्ञा उठा देने को लिखा। अंग्रेज गवर्नर ने फिर जब्ती की आज्ञा उठा लिए जाने का ऐतराज किया। मैंने गांधी जी को खबर दी। उनका जो 4 लाइन का उत्तर मेरे पास आया वह यह था, भाई सुंदरलाल, बैन तो हटना ही चाहिए, धीरज रखो। गवर्नर क्या बाधा डाल रहा है, मुझे लिखो, बापू का आशीर्वाद। मैंने यह खत ज्यों का त्यों अधिकारियों के पास भेज दिया। 15 नवंबर 1937 को संयुक्त प्रांत की सरकार ने 22 मार्च 1929 वाली जब्ती की आज्ञा को खारिज कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे भारत के पूरे प्रांतों के अंदर भी पुस्तक पर से रोक हटा ली गई।
जब्ती की आज्ञा खारिज होते ही 10,000 प्रतियों का दूसरा संस्करण निकालने का विचार किया गया। कुछ उत्साहित प्रकाशकों ने मुझे बड़ी बड़ी रकम में रॉयल्टी देकर पुस्तक के प्रकाशन का अधिकार लेना चाहा। मैंने तय किया कि दूसरा संस्करण निकालने का अधिकार मैं उस प्रकाशक को दूंगा जो पुस्तक को सबसे कम दामों पर बेचने को तैयार हो। मैं ओंकार प्रेस, इलाहाबाद के स्वर्गीय पंडित त्रिवेणी नाथ बाजपेयी का आभारी हूं कि उन्होंने बावजूद इस बात के कि छपाई आदि का खर्च पहले से बढ़ गया था, 3 जिल्दों वाले दूसरे संस्करण का मूल्य केवल 7 रुपये रखा। इतनी बड़ी, इतनी सस्ती पुस्तक भारत में शायद ही कोई दूसरी प्रकाशित हुई हो। पुस्तक तैयार होने से पहले ही 10,000 की जगह 14,000 से ऊपर ग्राहकों के ऑर्डर आ चुके थे। दूसरा संस्करण हाथों हाथ निकल गया। तीसरा संस्करण। इतनी जबरदस्त मांग होते हुए भी कुछ कारणों से पुस्तक का तीसरा संस्करण जल्दी न निकल सका। मुझे इस बात का गर्व और खुशी है कि यह तीसरा संस्करण स्वाधीन भारत की सरकार प्रकाशित कर रही है। इन तीनों संस्करणों में पुस्तक का सारा विषय ज्यों का त्यों चला आ रहा है। उसमें कोई कमी बेशी नहीं की गई है। जो कुछ थोड़ा बहुत अंतर है वह केवल भाषा की दृष्टि से इधर उधर कुछ शब्दों या वाक्यों में है, या फिर कुछ इन्हें गिने चित्रों में। जब इस पुस्तक की जब्ती के विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तब मेरे वकील सर तेज बहादुर सप्रू ने अदालत में कहा था कि पुस्तक के अंदर एक भी घटना ऐसी नहीं है जिसकी सच्चाई पर किसी तरह का कोई प्रश्न उठ सके। सरकारी वकील श्री वाजपेयी ने सर तेज बहादुर सप्रू के इस कथन की सच्चाई को स्वीकार किया और अदालत से कहा कि चूंकि इस पुस्तक की सारी बातें सच्ची हैं, इसलिए यह और अधिक खतरनाक है। यहां मैं यह भी कह देना आवश्यक समझता हूं कि देश की आजादी के बाद इस पुस्तक का प्रकाशन का उद्देश्य हरगिज यह नहीं है कि किसी की भी पुरानी गलतियों को याद करके हम आपस में किसी तरह की कटुता को बनाए रखें। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आजाद भारतवासियों और आजकल की अंग्रेज कौम के बीच वैसी ही मित्रता और प्रेम रहे जैसा कि किसी भी अन्य राष्ट्रों के बीच होता है। मेरा उद्देश्य केवल यह है कि ज्वलंत ऐतिहासिक सच्चाइयों को निगाह में रखते हुए उनकी रोशनी में हम स्वयं अपनी कमजोरियों, गलतियों और त्रुटियों को समझें और अपने चरित्र को सदा ऊंचा रखने का प्रयत्न करते रहें। यही इतिहास कला का लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि भारत में अंग्रेजी राज के लगभग 100 वर्षों के इस विस्तृत और सच्चे इतिहास की जानकारी आज भी हमें अपनी राष्ट्रीय कमजोरियों को समझने में, उन्हें दूर करने में और अपनी नई प्राप्त की हुई स्वतंत्रता की रक्षा करने में बहुत कुछ मदद दे सकती है।